अस्सलामुअलैकुम। हमने नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज़ करना है वो है सीपीयू स्केजुलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो मेजर टास्क है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस को मैनेज करना। अ सिंगल प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड्स। और हमारे पास हमने पहले थ्रेड्स में जैसे पढ़ा है कि ऐसा भी होता है कि एक प्रोसेस के पास डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं। तमाम सिचुएशंस में जो एक सिस्टम है जिसमें एक सिंगल सीपीयू है या ऐसा सिस्टम है जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो सीपीयू हमेशा जो हैं वो अमाउंट में या तादाद में कम होते हैं किन से, प्रोसेसेस से या ऐसे या थ्रेड से। तो सीपीयू किस प्रोसेस को असाइन होना है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सीपीयू स्केजुलिंग। तो इसमें पहली चीज़ आ जाएगी हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। जहाँ पे भी मल्टी प्रोग्रामिंग होगी वहाँ पे हमें सीपीयू स्केजुलिंग की ज़रूरत है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो अब कौन से प्रोसेस को सीपीयू असाइन होता है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, सीपीयू स्केजुलिंग। तो सीपीयू स्केजुलिंग का बेसिक मकसद क्या होता है, स्विच करना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देना, ये चीज़ हमारे पास आ जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनको इकट्ठा हम एग्जीक्यूट कर सकें। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो बेस्ट पॉसिबल सीपीयू स्केजुलिंग प्रोवाइड करे जिससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रेडी क्यू होती है। रेडी क्यू में वो तमाम प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जिन्हें सीपीयू असाइन हो सकता है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल देखें, processes on this queue are ready to be executed when currently executing process need to wait. Operating system picks a process from the ready queue and assign the CPU to that process. तो हमारे पास जो ready queue है उसमें वो तमाम processes हैं जो रेडी हैं, जिनको अगर सीपीयू मिले तो उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें कि हमारे पास इसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक ए है और एक क्या है, बी। हमारे पास क्या है, प्रोसेस ए और फिर क्या चीज़ है, प्रोसेस बी। प्रोसेस ए की हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है, जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन जो है स्टॉप होगी तो वो किसे मिल जाएगा, प्रोसेस बी को। इसमें देखें, सपोज वी हैव टू प्रोसेसेस ए एंड बी टू बी एग्जीक्यूटेड। ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर 1 second then wait for 1 second. It is repeated 60 times if we run a process A first then the process B one after the other. It will take 4 minutes to return the two processes. A takes 2 minutes to run and then B takes 2 minutes to run. We actually compute only 2 minutes of the time. The other 2 minutes are idle time. Our CPU utilization is only 50. तो अगर हमारे पास जो प्रोसेस A है वो 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट होता है, फिर वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है, या सेकंड्स में अगर देखें कि हमारे पास वो 1 सेकंड एग्जीक्यूट होता है, 1 सेकंड ही वो क्या होता है, आइडल होता है। तो इसमें क्या है, अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो हमें 4 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर इसी की हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, हम इसकी स्केजुलिंग कर देते हैं, तो अब क्या होगा, हमारे पास जब प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रहा है तो बी क्या होगा, आइडल होगा। जैसे ये आइडल हुआ, ये एग्जीक्यूट होने लग गया। तो इससे क्या होगा कि जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो 2 मिनट्स में ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अब वो 4 मिनट नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्केजुलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं हमारे पास, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज, मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमाइज वेटिंग टाइम, मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। Fairness, all comparable jobs should be treated equal. Avoid indefinite postponement. Uniformity, graceful degradation और predictability. तो ये तमाम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं
किसी भी CPU स्केजलिंग के। तो इनमें मेन चीज़ जो आ जाती है वो यही है कि हमने क्या करना है, CPU की और बाकी तमाम रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना है। तमाम जो एग्जीक्यूशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम, हमारे पास रिस्पांस टाइम है, वेटिंग टाइम है, उसे क्या करना है, कम करना है कि जो कंप्लीट एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है किसी भी प्रोसेस को वो कम हो जाए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है CPU और इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल का। ये भी हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या होता है, अल्टरेशन होती है CPU बर्स्ट के दरमियान और इनपुट आउटपुट के बर्स्ट के दरमियान। यानी जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसका क्या होता है, CPU बर्स्ट स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट बर्स्ट, और इस तरह वो अल्टरनेट करते रहते हैं। अब प्रोसेस begins and ends with a CPU burst. In between, CPU activity is suspended whenever an input output operation is needed. तो जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसे CPU चाहिए होता है, जब वो एंड होता है तब भी उससे पहले उसे क्या चाहिए होता है, CPU। लेकिन दरमियान में जो है हमारे पास वो कई दफ़ा प्रोसेस सस्पेंड हो रहा होता है ताकि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इसी की बेस पे प्रोसेसेस जो हैं, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट बाउंड इफ़ CPU बर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू द इनपुट आउटपुट बर्स्ट। तो हमारे पास दो टाइप्स हम कह देते हैं प्रोसेसेस की। ऐसे प्रोसेस जिनका इनपुट आउटपुट का काम ज़्यादा है, जिनका इनपुट आउटपुट का ब्रस्ट जो है वो बड़ा है, जिनके CPU के ब्रस्ट बहुत छोटे हैं, उनको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड। जबकि CPU बाउंड ऐसे आ जाते हैं जिनका CPU ब्रस्ट बड़ा होता है कंपेयर टू इनपुट आउटपुट ब्रस्ट। ऐसे जिनको CPU ज़्यादा चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कम चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, CPU बाउंड। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास CPU स्केजुलर की वर्किंग। The process of selecting the next job that will run on the CPU belong to the short term or CPU scheduler. तो CPU scheduler का क्या काम है कि नेक्स्ट जॉब या नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कौन सा होगा जिसे CPU असाइन होगा। The CPU scheduler can only pick from the job that are already in the memory and ready to go. और CPU स्केजुलर ने ये जॉब कहाँ से उठानी होती है, मेमोरी में से, मेन मेमोरी में से, और यानी रैम में से, जो रेडी टू गो हैं कि जिन्हें जैसे ही CPU असाइन होगा तो वो स्टार्ट हो जाएंगी। यानी ये हमारे पास कौन सी है, रेडी क्यू। द स्केजुलर वर्क्स इन कोऑपरेशन विद इंटरप्ट सिस्टम। The scheduler assigns the CPU to perform the computation on behalf of a particular process or thread within a process. तो CPU क्या scheduler क्या करता है, CPU assign करता है। इसके अलावा क्या है, CPU can be borrowed from its current process by a interrupt, और interrupt के ज़रिए एक प्रोसेस से CPU लेकर दूसरे प्रोसेस को भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ प्रोसेस और थ्रेड रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, इट नॉर्मली बिकम्स इनएलिजिबल टू यूज़ द CPU अनटिल द ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट। और मोस्टली इस तरह से किया जाता है कि जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं उनको CPU जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक उनका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो गया। प्रोसेस एंड दैट रिक्वेस्ट द इनपुट आउटपुट अगेन बिकम एलिजिबल टू यूज़ द CPU व्हेन इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट, कि जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर वो एलिजिबल होते हैं CPU को यूज़ करने के लिए। तो इससे हमारे पास दो तरह की दो टेक्निक्स बन गई। एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव स्केजलिंग। तो 4 कंडीशन हैं जिनके जब हों तो CPU की स्केजलिंग होती है। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट। हमारे पास एक प्रोसेस रन हो रहा था, अब वो रनिंग से कहाँ पे चला गया है, वेटिंग स्टेट पे चला गया है, तो उसे तब भी हमें स्केजलिंग चाहिए। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, और जब कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से दोबारा किस में चला गया, रेडी स्टेट में, तब भी। व्हेन अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, और जब वो वेटिंग स्टेट से किस में आ गया, रेडी स्टेट में, तब भी। और जब कोई प्रोसेस क्या है, टर्मिनेट हो गया, तब भी हमें क्या चाहिए, CPU स्केजलिंग। तो अगर हमने पहले मुख्तलिफ स्टेट्स पढ़ी थी इसकी
प्रोसेसेस की, तो हमारे पास अगर प्रोसेस क्या है, रनिंग में है और किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वजह से वो किस में चला गया है, वेटिंग में, तो अब हमें ज़रूरत है स्केजुलर की कि ताकि वो किसी और को रनिंग में करे। इसी तरह से अगर रनिंग से वो किसी वजह से रेडी में आ गया, जैसे उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया, तो तब भी क्या है, उसे रनिंग से दूसरा हमारे पास किस में आ गया, रेडी स्टेट में। ये कब होता है, जब हमारे पास टाइम स्लाइस फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गया, उसका टाइम जो एलोकेटेड था उसे ख़त्म हो गया, तब भी हमने और प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है, स्केजुलर चाहिए। इसी तरह से वेटिंग से रेडी में आया है या प्रोसेस को टर्मिनेट हो गया, तब भी। इफ़ ओनली कंडीशन 1 and 4 अप्लाई, द स्केजुलिंग इज़ कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। अगर हमारे पास स्केजुलिंग सिर्फ तब हो रही है जब वो रनिंग से वेटिंग में जा रहा है, या क्या है, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, यानी अब इस प्रोसेस ने या तो इनपुट आउटपुट को रिक्वेस्ट किया हुआ है, या वो क्या हो गया, एग्जिट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, हमें नया प्रोसेस चाहिए। ये दो केसेस अगर सिर्फ फॉलो हों तो ये होता है नॉन परमिटिव, क्योंकि इसमें हम एक रनिंग प्रोसेस से जो है सीपीयू लेके दूसरे प्रोसेस को नहीं दे रहे। ऑल अदर स्केजुलिंग इज़ प्रिमिटिव। और अगर हम दूसरी करें कि हम रनिंग से रेडी में लेके आ रहे हैं, यानी हम टाइम स्लाइसेस यूज़ कर रहे हैं या इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। परमिशन मीन्स दैट अ प्रोसेस में forcibly removed from the CPU even if it does not want to release the CPU. It is because a higher priority process needs the CPU. तो अगर परमिशन क्या है कि एक प्रोसेस से फोर्सफुली CPU ले लिया जाए जबकि उसने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, once a process gets CPU, the simplest approach is to allow the process to continue using CPU until it voluntarily yields CPU by requesting an input-output transfer, etc. Input-output interrupts may steal CPU from time to time. After each interrupt, control passes back to the process that was running when it occurred. This is a called non-permission approach. तो अगर जिसको प्रोसेस को सीपीयू असाइन हुआ है उसे असाइन रहता है जब तक उससे कंट्रोल, जब तक उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन परमिशन। नेक्स्ट क्या है, इन प्रिमिटिव स्कीम अ रनिंग प्रोसेस में बी फोर्स टू यील्ड द सीपीयू बाय एक्सटर्नल इवेंट्स इंस्टेड ऑफ इट्स ओन एक्शंस। नेक्स्ट आ जाता है इंटरवल टाइमर। तो ये हम जो है टाइम इंटरप्शन होती है, इसमें क्या होता है कि एक टाइमर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कितने देर के बाद जो है प्रोसेस को इंटरप्ट कर दिया जाएगा और किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा सीपीयू। बोथ टाइमर इंटरप्शन एंड परमिशन फोर्स अ प्रोसेस टू यील्ड द सीपीयू बिफोर इट्स सीपीयू बर्स्ट इज़ कंप्लीट। तो ये क्या करता है, अभी सीपीयू बर्स्ट उसका या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई होती, उससे पहले ही किसी और प्रोसेस को दे देता है। तो ये हम कहाँ यूज़ होता है, टाइम के लिहाज से। तो ये हमारे पास दो रीजंस की वजह से यूज़ करते हैं। टाइमर इंटरप्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेसेस ओन बिहेवियर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द सिस्टम। Almost all multi-programmed operating systems used some form of timer to prevent a process from tying up the system forever, but permission for a higher priority process is a feature that may or may not be included in a given operating system. तो टाइमर की इंटरप्शन जो है वो परमिशन से किस तरह से डिफरेंट है, तो इसमें क्या है कि इसके अपने बिहेवियर पे बेस कर रहा है, कोई एक्सटर्नल नहीं बता रहा। और दूसरी बात क्या है कि ये तकरीबन सारे मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट ये आ जाता है डिस्पैचर। डिस्पैचर इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्चुअली गिव्स द कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू अ प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द सीपीयू स्केजुलर। सीपीयू स्केजुलर का काम क्या है, उसने प्रोसेस सेलेक्ट करना है जिसको सीपीयू मिलेगा, जबकि डिस्पैचर ने सीपीयू उसे एलोकेट करना है। Function of dispatcher modules are as follows: switching context, switching to user mode, jumping to proper location in the user program to restart it.
तो डिस्पैचर ने वो तमाम काम करना है जिससे ये एबल होना है उसने कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सके। अब स्केजुलिंग के हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज आ गए कि स्केजुलिंग किस बेस पे की जाती है। पहली बात आ गई कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम की जाए, कि इस तरह का सीपीयू स्केजुलिंग का प्रोसेस हो या एल्गोरिदम हो कि जिससे सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, वो आइडल ना रहे। थ्रूपुट, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हों। टर्न अराउंड टाइम, के प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कम से कम टाइम लगे। वेटिंग टाइम, प्रोसेस को वेट करने में कम टाइम लगे। रिस्पांस टाइम, जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस को रिस्पांस मिला था जब प्रोसेस को सीपीयू असाइन हुआ था वो टाइम कम हो जाए। सीपीयू एल्गोरिदम शुड ट्राई टू मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट और मिनिमाइज क्या करे, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम। इसी की बेस पे जो है डिफरेंट किस्म के स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट वेल नोन स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं वो हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग और राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। इसको हम फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।